एमडीकैट एस्पायरेंट्स, आप लोग एक ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट से बहुत दूर खींच रही है। एक एवरेज बच्चा इस टाइम पर एमडीकैट की प्रिपरेशन के लिहाज से तैयार होना चाहिए है। उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और तमाम एट्रीब्यूट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, एक अबव एवरेज बच्चे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं इस टाइम पर एमडीकैट क्लियर कर चुका हूँ, आई एम इन द फाइट कि मैंने टॉपर बनना है या सेकंड नंबर पे आना है या थर्ड नंबर पे आना है, या मेरा सिर्फ एडमिशन जो है इस साल के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है। इस टाइम पर आप एक बुरे डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहे हो जो बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ पकड़ के मेडिसिन से मेडिसिन देता चला जाता है। वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करता कि इस बंदे को जो मेरे सामने खड़ा है, जो मरीज़ है मेरा, इस पर्सन को तकलीफ़ क्या है। मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड का है, डेंगी है या फ्लू है, मौसमी कोई चीज़ है, मैं इसके लिहाज से ट्रीटमेंट शुरू करूँ। आप कॉज नहीं देख रहे, सिम्टम देख के सिम्टम के ऊपर मेडिसिन से मेडिसिन खिलाते चले जा रहे हो, एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज सॉल्व करते चले जा रहे हो, मॉक पे मॉक सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक को होल्ड करके अपने पास रख रहे हो और स्ट्रेस में बैठे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें डेफिनेटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करें जिन रिजल्ट्स को इन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए था। ये इस हद तक क्रिटिकल सिचुएशन है कि आज मेरा वीडियो का बनाने का कोई इरादा नहीं था, कोई तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियो की तरफ आऊँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ हरकत करते हुए और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हरकत करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये इतनी ख़राब हो चुकी है सिचुएशन कि ये वीडियो इस वक्त पूरे के पूरे एमडीकैट एस्पायरेंट जितने भी बैठे हुए हैं उन सब तक पहुँचनी चाहिए और उनको इस लिहाज से तैयार होना चाहिए कि भाई हम आगे क्या चीज़ें करें कि अगले जो 30 दिन हैं ये काफ़ी हो जाएं हमारे रिजल्ट्स तक पहुँचने के लिए। बच्चे, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयरफुल हो चुके हो अपनी चीज़ों को लेकर, और ये ज़्यादा केयर, एक्सट्रीम केयर आपसे गलत डिसीजंस करवा रही है। दोबारा से ज़रा बेसिक लेवल पे चलते हैं ताकि वहाँ से सिचुएशंस को फिर से पिकअप करें और अपने आप को एनालाइज करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और गलती को ठीक करने की कोशिश करें। बच्चे, एमडी कैट है, ये अमलगम है किन किन सब्जेक्ट्स का? फिज़िक्स आ जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आपका आ जाता है, एलआर है और इंग्लिश है। इनकी क्या वेटेज है मैटर नहीं करता, एक एक एमसीक्यू हमारे लिए कीमती है। हम ज़रा इस सारी चीज़ को इस तरह देख लेते हैं। टोटल आपके 68 टॉपिक्स जो हैं वो बनते हैं। 68 टॉपिक्स में से आपका 180 नंबर का पेपर आना है जिसको आपने अटैम्प्ट करना है, और इंशाल्लाह जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने बेहतर तरीके से आप आगे की तरफ मूव कर जाओगे। ज़रा दोबारा से एक दफ़ा इस एनालिसिस की तरफ आओ वापस, और मेरे साथ इस चीज़ को दोबारा से अपने माइंड में रखो कि ये 68 टॉपिक्स इनके लिहाज से, इन तीन सब्जेक्ट्स के खास तौर पे लिहाज से फर्स्ट ईयर में डिवाइडेड है, सेकेंड ईयर में डिवाइडेड है। डेफिनेटली आपके डिफरेंट बोर्ड्स हैं, कोई का चैप्टर किसी का फर्स्ट ईयर में होगा, किसी का सेकेंड ईयर में होगा, डजेंट मैटर। इस टाइम पे बस ये चीज़ पता है कि अगर हमारे फिजिक्स के तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं तो इसमें से कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ चैप्टर सेकेंड ईयर के होंगे। तुम्हारे, आई एम टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल, मेरे सामने बैठ के वीडियो सुन रहा है। अब हो ये रहा है कि हम पेपर सॉल्व करते हैं, हम टेस्ट सॉल्व करते हैं, हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, हमारे नंबर आते हैं 170, हम नाचने लग जाते हैं, हम खुशी से गीत गाते हैं, हम हर क्यों मैसेज करते हैं भाई 170 नंबर जो हैं हमने वो एक दफ़ा अचीव कर लिए हैं। हमारे नंबर आते हैं 150, हम सर अली को मैसेज ड्रॉप करना शुरू करते हैं, सर हमें डिस्प्रेशन हो चुका है, ठीक है, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, स्ट्रेस में हमारा तो बेड़े गर्क हो चुका है, हमें अगले साल एमडी कार्ड देना चाहिए, ठीक है। हमारे नंबर आते हैं 130, हम पकड़ के किताबें पैक करके रख देते हैं क्योंकि कहानी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। करने वाला काम नहीं तुम लोग करते हो। बेटा, इन तीनों में से आपके कोई भी अगर स्कोर्स हैं, कोई भी स्कोर्स हैं, आपका करने वाला पहला काम ये है कि इसमें देखो कि टोटल से डिफरेंस कितना है, ठीक है। 10 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 30 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 नंबर का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ज़रा देखो, क्योंकि एमडी कैट इज़ नॉट अबाउट कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, असल गेम है कितने कट रहे हैं। और अगर हम लाने की जगह जो कटौती हो रही है, जो नंबर की कमी आ रही है, इस कमी को किसी तरीके से ख़त्म करना शुरू कर दें, हमारे रिजल्ट्स अपने आप बेहतर हो जाएंगे। कितनी आसान चीज़ है, कितना आसान काम है करने वाला, जिसको फजूल में तुम लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अब ज़रा देखो, ये 10 एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हुए हैं मार्क। नाचो, ज़रूर नाचो अच्छे तरीके से, जितना मर्जी खुश हो, ठीक है, बड़ी अचीवमेंट है यार।
अभी एमडी कैट में तकरीबन एक महीना पड़ा है, तुम 170 पे ऑलरेडी बैठे हो, तुम्हें नाचना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, शुक्र को अदा करो, और शुक्र अदा करो अल्लाह की ज़ात करके तुम्हें यहाँ तक तुम पहुँच चुके हो। बट इस चीज़ को साथ देखो कि जो ये 170 है, इस 170 में से आपके इधर किन किन सब्जेक्ट्स में से 10 नंबर डिडक्ट हुए हैं, और क्या वो पार्ट 1 के टॉपिक्स थे, क्या पार्ट 2 के थे, किस टाइप के थे, इजी थे, मॉडरेट थे, हार्ड थे, कौन सी टाइप के एमसीक्यूज थे, केयरलेस मिस्टेक थी, बबल शीट देखी कुछ और लिखा कुछ और, एमसीक्यू नहीं पढ़ा जिस वजह से खराब हुआ, कोई की मिस्टेक थी, था क्या, गेम क्या थी, क्यों 10 नंबर कम हुए हैं। अगर तो खुदा ना खास्ता कोई की मिस्टेक है, क्योंकि अब आप लोग मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने हर तरह से एमसीक्यूज जो हैं वो जंपल अप करके इस्तेमाल करना शुरू किया, कोई मसला नहीं है, हमेशा आता है, की मिस्टेक आती है, कोई चीज़ आती है, लेकिन की मिस्टेक को ये ज़रूर ध्यान में रखना कि कंफर्म कर लेना की मिस्टेक हो। मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बच्चे एमसीक्यूज लेके आते हैं, जब मैं टीचर्स के पास जाता हूँ वो कहते हैं कि की मिस्टेक नहीं है, बच्चा मिस्टेक है, अक्सर वो ख़राब हुई भी होती है चीज़, खासतौर पर पास पेपर जब तुम लोग सॉल्व कर रहे होते हो, तो बी वेरी केयरफुल कि की मिस्टेक को एलिमिनेट हमने ज़रूर करना है, ऐड अप कर देना है वापस अपने कंप्लीट नंबर्स के अंदर, बट ये देखिए कि करना है सारा काम कि अगर खुदा ना खास्ता की मिस्टेक है किसी जगह पर भी एमसीक्यूज है, इस टाइम पर मैं जितने भी एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं सबसे बात करूँ, सिर्फ नेपर के नहीं, कहीं के भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें की मिस्टेक नज़र आती है, पहले आइडेंटिफाई करो कि वाकई में वो क्या की मिस्टेक है, खुद से अपने दिमाग से नहीं, टीचर से ज़रा बात करके वो कहते थे ठीक है हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी तुम्हारी, ईजी सीन है, तुम अपना इसको रेक्टिफाई कर लो, अपने नंबर्स में ऐड कर लो, बाकी फिर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। क्योंकि अगर आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो तो बेटा केयरलेस मिस्टेक दोबारा से एमसीक्यू को सॉल्व करने से नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आप एक और मॉक सॉल्व कर लोगे तब भी नहीं होगा, तो आप 6 और मॉक सॉल्व कर लोगे तब भी नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक वहीं की वहीं रहेगी। अगर एक आपका इजी लेवल का एमसीक्यू ख़राब हो रहा है तो वो दोबारा से उस एमसीक्यू को याद कर लेने से ठीक नहीं होगा। मैंने लिटरली स्टूडेंट्स को देखे हैं, मैं क्यों वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट से बात की है, पिछले कुछ दिन पहले मैंने मॉक दिया, मॉक सॉल्व करके बचा है मेरे पास, कहते हैं सर हमने पहली दफ़ा एमसीक्यू के ऑप्शन देखा था, ये वाली टर्म देखी थी, हमने टर्म याद कर लिया। थैंक यू, वेरी गुड, ज़बरदस्त है, इसके बाद क्या किया सर, बस याद कर लिया। और भाई ये हकीमी नुस्खा है, ठीक है, कि जी बुखार हुआ हुआ ये 3 फक्कियाँ खा लो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो हर चीज़ में पकड़ के बंदे का पेट साफ करने लग जाते हैं। ये हकीमी नुस्खा है, ये आपका क्वैक वर्क है, इसको मत करो इस तरीके से। आपने बैठ के याद नहीं करनी है, उस चीज़ को याद नहीं करके बैठ जाना, आपने इस चीज़ को एनालाइज करना कि यार ये जो अगर एमसीक्यू की एक ऑप्शन है जो मैंने नहीं देखी हुई थी, वो ठीक ऑप्शन थी, वो टर्मिनोलॉजी इस तरह की थी, वो बायोलॉजी का एमसीक्यू था, तो कौन से बोर्ड का डाटा है जो मेरे नज़र से नहीं गुजरा, उसको वहाँ पे ज़रा आइडेंटिफाई कर लो कौन से बोर्ड का है। फिर देख लो कि पार्ट 1 का था, पार्ट 2 का था, फिर नेट बायोलॉजी कंपेंडियम नेट पर अभी भी फ्री पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से पढ़ लिया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उसको ज़रा देख लेना, अगर तुम लोगों के पास अभी तक नहीं पहुँची हुई है तो वहाँ से देख लिया आपने। उस बोर्ड की बुक को एक दफ़ा रीड करने में क्या तकलीफ़ है, एक दफ़ा रीड कर लो उसको। भाई तुम्हारे एक एमसीक्यू को ख़राब हो जाने से, इस एक एमसीक्यू के ख़राब हो जाने की वजह से अगर तुम्हारा पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाता है तो क्या बुराई है, अच्छी बात है ना, रिवाइज हो जाएगा। अगर आपका हार्ड लेवल का एक एमसीक्यू ख़राब हुआ है और वो आपको नज़र आ रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ख़राब हुआ है, दोबारा उसको कैलकुलेशंस को कुछ कर लेने से क्या बुराई है, तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस हो रही है। इस टाइम पर ये एक बेवकूफ़ी जो होती है ना स्टूडेंट्स की कि एमसीक्यू ख़राब हो रहे हैं इसलिए एमसीक्यूज़ करते गए, मॉक पे मॉक करते गए, एमसीक्यूज़ मजीद होल्ड करते गए और पैर पर देखते रहे कि हो क्या रहा है। ये बेवकूफ़ी आपको लास्ट डे पर हैपहैज़र्ड भी करवाएगी और आप अपने आप को इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में एवरेज आउट करके बैठ जाओगे, जिस वजह से जब आप पेपर देखोगे आप सरप्राइज्ड फील करोगे। एग्ज़ाम वाले दिन पेपर देख के आपने सरप्राइज फील किया, इसका क्लियरली मतलब है कि आपका एमडीकैट क्लियर नहीं हो रहा। आपको पेपर सॉल्व करके हर एमसीक्यू को एक मिशन के तौर पे देखना है कि भाई मुझे इसका ठीक आंसर मार्क करना है, गिवन टाइम के अंदर करना है और मैंने बाहर चले जाना है। मेरा सरप्राइज ना सरप्राइज हर चीज़ एंड पे नजर आएगी, क्योंकि मैं एक टेक्निकल चीज़ को सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, मैं फीलिंग्स के लिए बैठा ही नहीं हूँ उस गेम के अंदर।
एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है अदर देन दिस वन कि मैंने बहुत दफ़ा मॉक सॉल्व किए हुए हैं, मुझे पता है पेपर किस तरह का सेट हो सकता है। वो पेपर मेरे सामने आया हुआ है, आसान है या मुश्किल है, टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, व्हाट्सएवर मेरे सामने पेपर है, मैंने उसको पकड़ के सॉल्व करना है और मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं, सब चीज़ें सीखी हुई हैं। मुझे कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि मैं 180 में से 180 नंबर की तरफ मूव कर सकता हूँ। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, उसमें सरप्राइज होकर बैठे हुए हो, उसमें स्ट्रेस होकर करके बैठे हुए हो, तो बेटा हर साल ऐसे होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों की जो होती हैं वो एम्बुलेंस उठा के लेके जा रही होती है, जी ये बेहोश हुआ पड़ा हुआ है, बच्चे आके बाहर अपने अब्बा जान को ले पट रहे होते हैं कि पता नहीं हमने क्या किया, अकेडमीज़ को ना वो कर रहे होते हैं, गालियाँ गुलियाँ दे रहे होते हैं। ये एक महीना आपका अपना है, इस एक महीने को इस तरह से इस्तेमाल करो कि आप अपने रिजल्ट्स पे खुद कॉन्फिडेंट हो सको कि यार मैंने कुछ किया था ऐसा जिसकी वजह से मेरे अच्छे रिजल्ट्स बने थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग इस चीज़ से एग्री या डिसएग्री जो भी कर रहे हो उसके बारे में ज़रूर बता रहे होगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस जो है वो सुन रही है, इनके कान बंद नहीं है। फिर बात आ जाती है पैटर्न्स की। आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पैटर्न्स क्या है? मैंने डे 1 पे मॉक सॉल्व किया, ठीक है, मेरे 150 मार्क्स आए। डे 2 पे किया, मेरे 160 मार्क्स आए। डे 3 पे किया, मेरे 170 मार्क्स आए। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग कि ये ऐसा ऐसा इंप्रूव हो रहे हैं। अब ये इंप्रूव किस वजह से हो रहे हैं, इस चीज़ को देखने वाली बात है। क्या रीज़न ऑफ इम्प्रूवमेंट ये है कि इस मॉक के अंदर जिस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है एमसीक्यूज़ का, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ कि पकड़ के गलती को यहाँ पे नोटिफाई करना देखना ज़रूरी है। अगर इस पैटर्न के अंदर आपको नज़र आया है कि भाई मेरे जो 30 एमसीक्यूज़ कट हुए हैं वो इस वजह से कट हुए हैं क्योंकि इस चैप्टर इस मॉक के अंदर केमिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे और मेरे वहाँ पर रिडक्शन ज़्यादा हुई है, जबकि यहाँ पर केमिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर नहीं थे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल गया। इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 के लिहाज से अपने आप को दोबारा एक दफ़ा देखना है, दोबारा एक दफ़ा तैयार करना है। लिटरली इस टाइम पर अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 आपकी ये प्रॉब्लम बन रही है तो केमिस्ट्री पार्ट 1 को अगर आप बैठ के कुछ देर दोबारा देख लो, उसकी बुक रीडिंग दोबारा कर लो, सो मच सो अगर लेक्चर दोबारा लेना पड़ता है लेक्चर दोबारा ले लो उसका कोई एक आध, और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, तो क्या बुराई है इस चीज़ के अंदर। क्योंकि अगर ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाएं, एक्चुअल वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाएं और आप पकड़ के एक दफ़ा में उनको कवर कर लो, क्लैरिफाई कर लो अपने लिए, अपने आप को खुद समझ के अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ इस टाइम में मुझे नज़र आ रही है कि अक्सर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि अभी कुछ सेल करने के लिए नहीं है, तो वो ये काम करना शुरू कर चुके हैं कि चलो जी हम एक मॉक देंगे, उस मॉक के अराउंड ऑडियंस जमा होगी और गेम चलेगी, कुछ ना कुछ होगा। बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस फैक्ट कि आपको अपने पैटर्न्स के अराउंड चलना है, अपने जो डायमेंशंस हैं, जो आपने प्लान रखा हुआ है उसके अराउंड चलना है। मॉक मिल रहा है, अच्छी बात है, ज़रूर सॉल्व करो, बट डोंट चेंज योर प्लान्स सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो एक मॉक सॉल्व करना है, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो एक चीज़ करनी है, मैंने उस पैटर्न की तरफ चलना है। क्योंकि ये इस टाइम पे ना गेम बच्चे किसी पर्सन, किसी एकेडमी, किसी प्लेटफॉर्म की नहीं है। इस टाइम पे गेम सिर्फ इस चीज़ की है कि तुम्हारे 4 साल लगे एज फ्रेशर इस जगह तक पहुंचने में, कि तुमने 5 अक्टूबर को बैठ के उन 4 साल का फैसला कर देना। डॉक्टर साहब 9 से तुम सुनना शुरू हुए होते हो, तो 9 से लेकर आज तक का जो फैसला है 5 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है, और इम्प्रूवर के 4 से भी ज़्यादा साल लग चुके हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो इस टाइम पे नो प्लेटफॉर्म इज़ डेयर इनफ टू यू कि आप उसके चक्कर में या उस चीज़ के चक्कर में अपने रिजल्ट्स को, अपने किसी भी किस्म के पैटर्न को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करो और रिजल्ट्स ख़राब करो। सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है आपसे इस टाइम पे मुझे कि जो एमसीक्यू सॉल्व करो उसका ठीक गलत होना अच्छे तरीके से एनालाइज करो। आपका एनालिसिस अच्छा खासा ख़राब है, स्कोर प्रेडिक्टर वगैरह आपको अच्छे तरीके से ऑलरेडी हेल्प आउट कर रहे हैं। ये स्कोर प्रेडिक्टर से तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तुम्हारी ऑलरेडी आसान हो जाएगी। सारी चीज़ों को लेके मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से बताई हैं जो नेपर पे नहीं हैं और वो इस सारी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा हैंडवर्क करना पड़ेगा सारा। अदरवाइज जो नेपर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के बेटा स्कोर प्रेडिक्टर्स खुद ब खुद तुम्हें बता रहे हैं कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हारी, तो उस तकलीफ को पकड़ के सॉल्व करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी यकीनी तौर पर आसान होगी और यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो आपके लिए क्लियर आसान होना शुरू हो जाएगा। आपसे रिक्वायरमेंट बस ये है कि इस सारी चीज़ को प्लीज़ समराइज़ करके अपने पास कहीं लिख के रख लो, ताकि तुम्हें
दोबारा ये प्रॉब्लम फेस करते हुए मैं ना देखूं। आपके पेपर एनालिसिस बेहतर होने चाहिए हैं। इवन मेरे पास एक स्टूडेंट जिस वजह से मुझे ये पेन ज़्यादा हुई और मैंने वीडियो क्रिएट की, कल आई हुई है और वो नेपर के स्टूडेंट है, 174 मार्क्स आए हुए हैं। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपके 174 नंबर तो आ गए, वेरी गुड, ज़बरदस्त है, बाकी 6 नंबर कहाँ कटे हैं, तो उसने मुझे रिप्लाई करने में 30 मिनट्स लिए हैं, क्योंकि उसके बाद उसने ये चीज़ देखना शुरू की है कि मेरे 6 नंबर कटे भी हैं और मैंने उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। तो अगर वो बच्चे जो लाइक बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर बनने के लिए तैयार हैं, वो ये गलतियां कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग भी कर रहे होगे। स्कोर प्रेडिक्टर टूल्स जो एक्चुअल हैं उनको यूज़ करके ठीक करना है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। मैनुअली करना है, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम खुद से दोबारा से व्हील इन्वेंट करना चाहते हो, करो मेरी तरफ से, लेकिन ये काम तुम्हें करना होगा। अदरवाइज़ ये समझ लो कि इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन में ना बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस करने वाले हैं मुझसे कि वो कर रहे हैं, और अगर वो बच्चे कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो, ये भी समझ लो अच्छी तरीके से कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बच्चे जो प्रॉमिस कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, वो इसी वीडियो के अंदर 5 अक्टूबर को आके बताएंगे भाई हमारा एडमिशन हो गया, और आप एक मैसेज करने के लिए इस काबिल ना बन सको, खुदा न खास्ता। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि ये आखिरी मौका है इस बड़े इशू को, इस बड़ी मिस्टेक को कवर करने के लिए, आपके पास इसको ज़रूर कर लेना। Thank you so much. Allah Hafiz.